स्टैंडर्ड 7 प्रकरण ऊष्मा। कौन ऊष्मा को अवशोषित करता है? स्टील का चम्मच, लकड़ी का, कांच का बर्तन, तवा, कांच, लकड़ी का चम्मच, प्लास्टिक की प्लेट, मिट्टी, पानी, मोम। अवशोषित करना या लौटा देना। अवशोषित करना मतलब लेने से है और परावर्तित करना मतलब लौटा देने से है। तो देखिए ध्यान से, स्टील का चम्मच, तवा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित करेंगे, क्योंकि ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अन्य पदार्थ कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित करेंगे। लकड़ी का चौका, लकड़ी का चम्मच, प्लास्टिक की तस्तरी बहुत कम मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करेंगे। ऊष्मा द्वारा मोम पिघल जाएगी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। बुखार आने पर कपाल पर ठंडे पानी की पट्टी रखने से बुखार क्यों कम होता है? तो ऊष्मा जो है गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर जाती है। गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर। तो कपाल जो है गर्म रहता है और पानी की पट्टी ठंडी होती है, तो कपाल की गर्मी जो है पट्टी की तरफ चली जाती है, इसलिए बुखार कम हो जाता है। तो इसको लिखेंगे ऊष्मा का संचरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। बुखार होने पर शरीर गर्म और पानी की पट्टी ठंडी होने के कारण बुखार कम हो जाता है। राजस्थान में घरों को सफेद रंग क्यों दिया जाता है? अभी आपने पहले प्रश्न में पढ़ा था कि काला रंग जो है ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, लेकिन सफेद रंग लेता नहीं बल्कि लौटा देता है, बहुत ही कम मात्रा में लेता है। तो ऐसा करने से उस घरों में रहने वाले लोगों को ज्यादा गर्मी नहीं सताती, क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। तो घरों का सफेद रंग अपने ऊपर आने वाले ऊष्मा के विकिरणों का पर्याप्त भाग परावर्तित कर देते हैं और घर में रहने वाले लोगों को अधिक गर्मी का आभास नहीं होता। ऊष्मा के संचरण यानी स्थानांतरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के प्रकार लिखो। तो आपको बताया था मैं, संचलन, संवहन, विकिरण। ऊष्मा के संचरण के तीन साधन, संचरण के तीन प्रकार हैं। तो संचलन वाला आपको बताया कि जब आप कलछुल से जैसे दूध को या किसी लिक्विड को चला रहे हैं, तो कलछुल का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो उसमें दूसरा सिरा संचलन, ऊष्मा के संचलन के कारण गर्म हुआ। और पानी जब आप गर्म करते हैं तो पहले नीचे वाला पानी गर्म होता है, तो वह ऊपर जाता है, फिर नीचे वाले पानी की जगह ऊपर वाला पानी लेता है। तो
पानी जो है संवहन विधि से, यहाँ स के ऊपर बिंदी है, स के ऊपर यहाँ बिंदी है, संवहन के द्वारा गर्म होता है। और सूर्य की जो है, जो उष्मा है, गर्मी है, वो हमें विकिरण के माध्यम से मिलती है। यानी इन दोनों में माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। समुद्री पवन और स्थलीय पवन उष्मा संचरण के किस प्रकार पर आधारित हैं, स्पष्ट करो। तो दिन के समय सूर्य से प्राप्त उष्मा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, फलतः हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर बहती है। उसकी अपेक्षा समुद्र का तापमान कुछ कम होता है, समुद्र तल की हवा का घनत्व अधिक होता है, यह हवा पृथ्वी की ओर बहती है, इसे समुद्री पवन कहते हैं। क्योंकि जब पृथ्वी की हवा गर्म होकर हल्की होती है तो ऊपर उठती है, तो उसी स्थान पे ये समुद्र की हवा जो है जाती है, इसलिए हवा पृथ्वी की ओर बहती है। तो यह पवन उष्मा के संवहन पर निर्भर है। संवहन द्रव और गैसों में होता है। इसके विपरीत रात में जमीन शीघ्र ठंडी होने के कारण हवा का घनत्व बढ़ जाता है। उसकी तुलना में समुद्र तल की हवा कुछ गर्म होने के कारण उसका घनत्व कम होता है। अतः रात के समय पृथ्वी से समुद्र की ओर हवा बहती है, उसे स्थलीय पवन कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के पेंगुइन पक्षी का रंग काला क्यों होता है? अब काला आया तो समझो गर्मी को ज्यादा अवशोषित कर रहा है, यानी अपनी तरफ ले रहा है, अवशोषित कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो अंटार्कटिका में तो बर्फ जमी रहती है, तो उस काले के रंग के कारण पक्षी को थोड़ा कम ठंड महसूस होती है। तो पेंगुइन पक्षी का रंग ऊपर की ओर काला होना उस पक्षी द्वारा किया गया अनुकूलन है। काला रंग उष्मा का उत्तम अवशोषक होने के कारण वह अधिक मात्रा में सूर्य की उष्मा को अवशोषित करता है और पक्षी को ठंड कम लगती है। कमरे में हीटर नीचे और वातानुकूलित यंत्र दीवार पर ऊंचाई पर क्यों लगाए जाते हैं? हीटर जो है जब नीचे लगाएंगे तो पहले नीचे की हवा गर्म होगी, गर्म होकर के वो क्या होगी, ऊपर हल्की होगी और ऊपर उठेगी, और ऊपर की जो अधिक घनत्व वाली हवा है वो नीचे आएगी। इस तरह से पूरा कमरा जो है गर्म हो जाता है। तो गर्म हवा हल्की होकर ऊपर की ओर जाती है, जिसके कारण पूरा कमरा गर्म हो जाता है। इसलिए हीटर कमरे में नीचे लगाया जाता है। ठंडी हवा का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, इसलिए वातानुकूलित यंत्र दीवार पर ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। वैज्ञानिक कारण लिखो। साधारण कांच से बनी बोतल में है, बातल लिखा है, उबलता पानी डालने पर वह तड़क जाती है, यानी फूट जाती है। तो जबकि यहाँ आ नहीं है, जबकि बोरोसिल कांच से बनी बोतल में उबलता पानी डालने पर वह तड़कती नहीं। तो जो साधारण कांच है, जिस स्थान पर उबलता पानी पड़ता है, तो बोतल का वह भाग
प्रसरित होता है, परंतु बोतल का शेष भाग कम तापमान के कारण कम प्रसरित होता है, फलतः बोतल तड़क जाती है। और इसके विपरीत बोरोसिल कांच में एक समान प्रसरण होता है, इसलिए उबलता पानी डालने पर बोरोसिल कांच से बनी बोतल तड़कती नहीं है। गर्मियों में लटके हुए दिखाई देने वाले टेलीफोन के तार सर्दियों में समांतर दिखाई देते हैं। तो गर्मी में गर्मी ज्यादा लगती है, तो वो तो धातु का है ना, तो उसमें प्रसरण होता है, यानी फैलाव होता है, इसलिए वो थोड़ा ढीला हो जाता है। और सर्दी में तो तापमान कम होता है, जिससे उसमें संकुचन होता है, सिकुड़न होता है, जिसके कारण वो एकदम सीधा समांतर दिखाई देते हैं। तो गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण टेलीफोन के तार में प्रसरण होता है, यानी फैलाव होता है, इसलिए तार लटके हुए दिखाई देते हैं। परंतु सर्दियों में तापमान कम होने के कारण टेलीफोन के तार में संकुचन होता है, इसलिए तार शीत ऋतु में समांतर दिखाई देते हैं। शीत ऋतु में घास पर ओस की बूंदें इकट्ठा होती हैं। हवा में वाष्प होती है, यानी एक हवा का एक घटक वाष्प भी है। शीत ऋतु में हवा का तापमान कम होता है, तब उसकी वाष्प को संग्रहित करने की क्षमता कम हो जाती है। उस समय हवा की अतिरिक्त वाष्प ओस की बूंदों के रूप में घास पर इकट्ठा होती है। सर्दियों में रात में लकड़ी के डंडे के मुकाबले लोहे का खंभा अधिक ठंडा क्यों लगता है? लोहे का खंभा उष्मा का सुचालक है, यानी उष्मा एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा सकती है। सर्दियों में रात के समय तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम होता है, इस समय लोहे के खंभे पर हाथ लगाने पर उष्मा का आसानी से संचरण होने लगता है और उष्मा खोने के कारण खंभा ठंडा लगता है, परंतु कुचालक होने के कारण लकड़ी के डंडे को हाथ लगाने पर उष्मा का संचरण मंद गति से होने के कारण डंडा खंभे के मुकाबले ठंडा नहीं लगता।